आज का लेक्चर नंबर हमारा 35, जिसमें कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपको बताया था हमारे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से ये कंसेप्ट है। आज हम इस कंसेप्ट को भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद इसके केस स्टडीज कैसे अटेम्प्ट करनी है ये भी आपको सिखाना है, ठीक है। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है, केस वो ऑडिट रिपोर्ट में सीख चुके थे ना, क्या वही अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगी? इसका जवाब है नहीं। लॉ में नॉर्मली जो बिजनेस आप लॉ पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, उसमें नॉर्मली एक अप्रोच होती है, यूनिवर्सल अप्रोच होती है हर तरह के टॉपिक की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए। आपने रेलिवेंट लीगल प्रीमियम लिखनी है, आपने डिसीजन लिखना है, आपने बेसिस ऑफ डिसीजन लिखना है। लेकिन ऑडिट की केस स्टडी याद रखें, इसमें हर चैप्टर की केस स्टडी का स्टाइल डिफरेंट है। यानी हर चैप्टर में से केस स्टडी टेस्ट नहीं होती। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें केस स्टडी टेस्ट होती है, कुछ में नहीं होती। लेकिन जिन चैप्टर में केस स्टडी टेस्ट होती है उनमें हर चैप्टर का केस स्टडी का स्टाइल अपना है। रिपोर्ट की केस स्टडी के लिए हम कुछ और फैक्टर्स क्वेश्चन में ढूंढते हैं, कोई और इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में से कोई और इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। इसी तरह आगे जो जो केस स्टडीज होंगी, तो हर केस स्टडी का अपना स्टाइल है, ठीक है। हर चैप्टर की केस स्टडी का अपना, हाँ, उस चैप्टर के अंदर जो केस स्टडीज है वो नॉर्मली एक ही तरह की होती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। कुछ थोड़ा कंसेप्ट हमने पहले पढ़ लिया था, फिर उसके बाद केस स्टडीज को अटेम्प्ट कैसे करना है, लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सीखेंगे। रेफरेंस मौजूद है, असाइनमेंट नोट कर लीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल पे ये फाइल अटैच कर दी गई है, और जो फिजिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को क्लास के एंड पे असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। ये क्वेश्चन की तरतीब वो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में। आपको जो असाइनमेंट दी जाए आपने वही क्वेश्चन करते जाना है। स्टार्ट करें जी आज का कंसेप्ट। जी भाई, कॉर्नर पे जो भाई बैठे हैं, आवाज ठीक है? उस चीज की जरूरत तो नहीं है, ठीक है? वो स्पीकर से आ रही है आवाज ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी। हमने स्टडी किया था क्राइटेरिया। किसका क्राइटेरिया? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का। क्या किसी बंदे को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है? अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की लफ्ज टर्म तो आपको पता है ना, ये इंटरनल ऑडिटर नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ, एक्सटर्नल ऑडिट भी इसे कहते हैं। ये इंटरनल ऑडिट नहीं है, इसीलिए अक्सर मैं ऑडिटर की बजाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर के टर्म बोलूंगा। उसका भी मतलब सेम ही है, सेम ही है। माजरत भाई, मैं भूल गया आपको बिठाना, ठीक है। उसका मतलब ही सेम ही है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लॉ ने नहीं बताया हुआ। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होनी है तो इसका क्राइटेरिया लॉ ने बताया हुआ है। ये क्राइटेरिया है टू फोल्ड, यानी दो तरह से होता है। एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरा डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो होना जरूरी है। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? चीजें जो ना होना जरूरी है। याद रखें, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने दोनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली कंप्लाई करने हैं, यानी एक की भी वायलेशन हुई तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। फिर हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में स्टडी किया था। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमें पता चला तीन तरह की कंपनीज: एवरी पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर। इन तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है जिसने आईकैप से सर्टिफिकेट भी लिया। और जो बाकी की कंपनीज हैं उनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो कंपनीज रह जाती हैं वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनी हो जाती हैं, यानी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है और उसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है। ऐसी कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोनों कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की तरफ, कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि ना होना जरूरी है। इनमें हमने स्टडी किया था पहली चीज शेयर होल्डर, और कंप्लीट प्रोविजन जो एंड पे हमने डिस्कशन की थी डिफरेंट स्टेप्स में। एंड में जाके जो कंप्लीट प्रोविजन बनी थी वो ये थी कि अगर एक पर्सन या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हो क्लाइंट के या उसकी एसोसिएटेड कंपनी के, ठीक है, तो वो उसका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। अच्छा, एक स्टूडेंट कहेगा सर आप लेक्चर के दौरान में बार बार लफ्ज बोलते हैं क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या है? क्लाइंट से मुराद वो कंपनी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमने प्रोविजन पढ़ी शेयर होल्डिंग के बारे में। अच्छा, हमने स्टडी किया कि अगर कंपनी या उसकी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हो, ठीक है। स्पाउस और माइनर चाइल्ड क्या होता है ये तो आपको पता होगा। एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है?
ये भी पता है आपको? हाँ, अच्छा, लॉ में वो लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी। आपको पता है जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट ऑडिट में अप्लाई होता हो, यूज होता हो, जो लॉ का कंसेप्ट ऑडिट में यूज होता हो, वो ऑडिट के टीचर को समझाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल समझाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए समझाते हैं, क्योंकि या तो आपने पढ़ा नहीं होता या भूल गए होते हैं। तो इसीलिए ये भी हमने समझा, इससे पहले अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी कुछ डिस्कस किए, लॉ का ये टॉपिक भी इसीलिए समझाया जा रहा है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपने नहीं पढ़ा होगा या भूल गए होंगे। लेकिन याद रखें, मैं अकाउंटिंग का कंसेप्ट हूं या लॉ का कंसेप्ट, ऑडिट में यूज होता है, समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाऊंगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग को जरा एक्सप्लेन तो कर दे, इसकी लॉजिक तो दे। लॉजिक अकाउंटिंग में सीखेंगे आप। इवेंट एग्जिस्ट है, कंडीशन एग्जिस्ट है, बैलेंस शीट डेट का क्या मतलब है, कंडीशन डज नॉट, काउंटिंग मैंने सिर्फ उतना को आपको समझाना है जितना ऑडिट के लिए जरूरी है। एग्जांपल्स कि ये एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल है। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब अमाउंट्स की एडजस्टमेंट आएगी और नॉन एडजस्टिंग का मतलब डिस्क्लोजर मैट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी तरह लॉ में भी मैं कंसेप्ट्स बताऊंगा, लेकिन उतने जितने ऑडिट के लिए जरूरी। आप ये ना समझिएगा कि अगर कोई कंसेप्ट हमने ऑडिट में डिस्कस किया है तो अब अकाउंटिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं। या कोई कंसेप्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है तो ऑडिट में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका स्टाइल डिफरेंट होता है। ये चीज आपको पता चलेगी जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे पेपर, उसके बाद पता चलेगी फर्क क्या है जब केस स्टडीज को अटेम्प्ट करेंगे। तो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन लॉ में लंबी चौड़ी थी, हमने उसे सिर्फ एक इक्वेशन में कवर किया था। क्या? एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग कंपनी प्लस कॉमन डायरेक्टर स्लैश शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 20%। ये इक्वेशन हमारी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए काफी है। ठीक है, केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी चीज नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनते। नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी, ये जो दूसरी बात है ना, ये आपको भी समझ नहीं आएगी, केस स्टडी में समझ आएगी, लेकिन आपके जहन में बिठाना चाह रहा हूं। सुन ले, नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनती, नॉमिनी डायरेक्टर ऑडिटर भी नहीं बनता। नहीं समझ आई ना? पहले ही कह दिया, मेरे ख्याल में तो पहली भी समझ नहीं आनी चाहिए, पहली आगे, अच्छा दूसरी भी आ जाएगी अभी केस स्टडी के बाद। नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनती, नॉमिनी डायरेक्टर ऑडिटर भी नहीं बनता। ये मैं भी एक्सप्लेन क्योंकि अभी वो पॉइंट नहीं समझाया। शेयर होल्डिंग वाला क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा केस स्टडी इसी कंसेप्ट में से आती है। इसके बाद आगे चलें, फिर हमने दूसरा कंसेप्ट स्टडी किया था इंडेटेड वाला, कि ऑडिटर जो पॉइंट होने जा रहा है उसे इंडेटेड नहीं। अच्छा, किसको इंडेटेड नहीं होना चाहिए? क्लाइंट इंडेटेड हो सकता है, ऑडिटर को इंडेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी जिनमें ऑडिटर इंडेटेड नहीं होता। एक, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लोन लिया है, इंडेटेड नहीं होगा। एक, क्रेडिट कार्ड अगर 1 महीने तक इंडेटेड नहीं होगा। एक, यूटिलिटी बिल विद इन 90 डेज तक इंडेटेड नहीं होगा। ये याद है तीनों चीजें? चलिए, यहां तक हमने क्लोज किया था प्रीवियस लेक्चर में। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछना। मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे ज्यादा कंसर्न है ना, वो सिर्फ इस चीज का है कि आपको एसोसिएटेड कंपनी और नॉमिनी डायरेक्टर, ये जो 2 सेंटेंस मैंने बोले हैं, ये आपको याद रहते हैं कि नहीं केस में, एग्जाम में? ये आपको अगर याद है तो फिर बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी ओके है। लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कोई नहीं, आगे चलें। चलिए, बहरहाल अगर कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन है भी, आप बेफिक्र हैं, अभी जब केस स्टडी करेंगे ना, हर एंगल से, हर एक एग्जाम्पल की बहुत सी केस स्टडीज आएंगी, हर एंगल से डिस्कशन हो रही होगी, वो आप बेफिक्र रहें। एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद उसने एम्प्लॉयज की 2 टाइप्स बताई हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। डायरेक्ट एम्प्लॉय, अच्छा एक तो इसमें लफ्ज एम्प्लॉय एक्सप्लेन कर दूं, फिर लफ्ज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉ ने नहीं बताए हुए, ये हमने खुद अपनी आसानी के लिए इजाद की है। इसलिए आपको पहले एम्प्लॉय का मतलब, फिर डायरेक्ट। कहता है एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय का मतलब है डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। डायरेक्टर, ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, यानी कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय हो वो भी एम्प्लॉय में आ जाएगा, कोई भी ऑफिसर हो, एम्प्लॉय ऑफिसर में डायरेक्टर भी एम्प्लॉय में आ जाएगा। ठीक है, आपने शायद लॉ में कोई पढ़ा हो कि कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, कुछ नहीं होते, एग्जीक्यूटिव नॉन है। लेकिन यहाँ पे ऑडिट में क्या है? डायरेक्टर जो भी उसने कह दिया वो एम्प्लॉय में आ गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिहाज से एम्प्लॉय का मतलब समझ आ गया, इसमें डायरेक्टर भी शामिल है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका क्या मतलब है? इसको एक छोटी सी डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट का मतलब शाबाश, आपको तो पता है।
क्लासिक एग्जांपल इसके लिए, क्लासिक एग्जांपल क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट सीधा और इनडायरेक्ट घुमा के। ये भी अच्छी है, अच्छी पसंद आई है मुझे डेफिनेशन। डायरेक्ट सीधा एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट घूम के एम्प्लॉय। फर्ज कीजिए, अच्छा इस स्ट्रक्चर में ऑडिटर कोई नहीं आएगा। इस स्ट्रक्चर आपको याद है कि मैंने स्ट्रक्चर आपको कल समझाया था, जिसमें लेफ्ट साइड पे ऑडिटर था, राइट साइड पे क्लाइंट कंपनी थे। हाँ, वो ज्यादा अहम है जो कल वाली हमने स्ट्रक्चर समझाया था। वो तकरीबन हर दूसरी केस स्टडी में यूज होगी। ये सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। उसके बाद चाहे आप इस डायग्राम को भूल जाए अगर कंसेप्ट समझ आ जाए। ये पीडीसीएल है, बड़ी कंपनी है छोटी? इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? इसके आपने कहा इसके एम्प्लॉइज में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा, बिल्कुल होगा। फर्ज कीजिए इसका एम्प्लॉय है, नाम से रख लेते हैं मिस्टर ए, ठीक है, ये पीडीसीएल का एम्प्लॉय है, पीडीसीएल का एम्प्लॉय है। क्या पॉसिबल है कि ये कोई दूसरा काम भी कर रहा हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, टीचिंग टीचिंग नहीं, कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई अपनी इसकी फर्म हो फॉर एग्जांपल, कोई अच्छा, अरे टीचिंग भी अच्छा ही है। अच्छा नहीं, तो फर्ज कीजिए इसका एक ये साइड बिजनेस है। इस बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ए प्लस पी, पार्टनर पी, ठीक है। ये सीए फर्म, फर्ज कीजिए सीए फर्म है, दो पार्टनर है। इन्होंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है मिस्टर ए, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये तो है ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये वाला मिस्टर ए और ये वाला मिस्टर ए एक ही है, ध्यान में रखिए, ठीक है। लॉ ये कहता है कि जो मिस्टर ए है ना, ये है पीडीसीएल का डायरेक्ट एम्प्लॉय, और ये जो इस एम्प्लॉय का आगे एम्प्लॉय या पार्टनर है, ये है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। ये समझ आया? फिर सुन लें, जो पीटीसीएल का एम्प्लॉय है, पीटीसीएल की पे रोल पे है, पीटीसीएल से सैलरी ले रहा है, वो तो है डायरेक्ट एम्प्लॉय पीटीसीएल का। जो एम्प्लॉय का आगे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का आगे एम्प्लॉय या पार्टनर है, वो क्या है? इनडायरेक्ट। आप वो लॉ में पढ़ते थे, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती, लेकिन उसके लिए हम नॉर्मली कहते हैं सब सब्सिडरी, सब वैसे लॉ कहता है वो भी सब्सिडी। तो एम्प्लॉय है ही, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय है, लेकिन को सबकी बजाय इनडायरेक्ट कहते हैं। ये है डायरेक्ट एम्प्लॉय, ये है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, पी और ई इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया? लॉ क्या कहता है? क्या डायरेक्ट एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिट कर सकता है? नो। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिट कर सकता है? नो। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है, फिर इतनी डिस्कशन क्यों की? सीधा ही कह देते डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता। एक फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट एम्प्लॉय चूंकि ज्यादा रिलेटेड है कंपनी से, इसीलिए इसके लिए रिक्वायरमेंट भी सख्त है। डायरेक्ट एम्प्लॉय करंट कैपेसिटी में भी ऑडिट नहीं कर सकता, और एम्प्लॉयमेंट अगर छोड़ दे तो भी 3 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय करंट कैपेसिटी में ऑडिट नहीं कर सकता। अगर ये लिंक टूट जाए या ये लिंक टूट जाए तो अगले ही दिन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए 3 साल की कंडीशन नहीं है। डायरेक्ट एम्प्लॉय करंट कैपेसिटी में भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, और एम्प्लॉयमेंट छोड़ के भी 3 साल तक ऑडिटर अपॉइंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय करंट कैपेसिटी में ऑडिटर अपॉइंट, लेकिन अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे, डायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी 3 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के अगले ही दिन। भाई बात समझ आए? ये कंसेप्ट, कोई इशू? अच्छा, लॉ इसको ना थोड़ा घुमा के बताता है लैंग्वेज। वो क्या कहता है? पहले डायरेक्ट एम्प्लॉय, a person cannot be appointed as statutory auditor if he is or has been in the last 3 years an employee, officer or director of company। बात समझ आई? ये रट्टे लगाने के लिए आपको ये इस तरह लाइन याद करनी पड़ेगी, वरना सीधा रूल क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉय 3 साल तक भी ऑडिट नहीं कर सकता।
और फिर आगे इसको कैसे एक्सप्लेन करता है? ए पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी इफ ही इज ए पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ कंपनी। आई बात समझ? नहीं आई? नहीं आई ना? इसका भाई उसको वो रटा लगाने के लिए है, सिंपल कंसेप्ट याद रखना है। डायरेक्ट एम्प्लॉई 3 साल तक नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के अगले साल कर सकता, अगले ही दिन कर सकता है। डायरेक्ट एम्प्लॉई करंट कैपेसिटी में भी ऑडिट, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी 3 साल तक ऑडिट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉई करंट कैपेसिटी में ऑडिट, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे तो अगले ही दिन कर सकता है। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉई और इनडायरेक्ट एम्प्लॉई बता दिया, एम्प्लॉई बता दिया, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉई। डायरेक्टर भूलना चाहिएगा, फिर ना कहे सर डायरेक्टर तो कर सकते हैं ऑडिट, क्यों आपने एम्प्लॉई कहा था? नहीं नहीं नहीं, एम्प्लॉय में डायरेक्टर भी शामिल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ आ गई। और ये 3 साल वाली कंडीशन किसके लिए है? भूलेंगे तो नहीं। आगे चलें। स्पाउस ऑफ, अगली डिस्क्वालिफिकेशन, अगला बंदा कौन है जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता? Spouse of director is spouse of partner is director. If spouse of partner is, खुद बताइए ये सिचुएशन क्या है? एक तरफ पार्टनर है ऑडिट फर्म का और दूसरी तरफ कंपनी का डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंस की तो ऐसी की तैसी फिर गई भाई, ऑडिट थोड़ी होगा। क्या आप समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई? नेगेटिव लेके नहीं, यानी कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट तो नहीं ना रहे, इंडिपेंडेंट तो नहीं रहे ना। कब? इफ स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, इफ स्पाउस, पार्टनर के स्पाउस कंपनी में डायरेक्टर है तो ऑडिटर फाइंड नहीं हो सकता। 3 लफ्ज याद करें, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। बस अब क्या करेगा? अब उसको पता है कि आपने सिर्फ पहली चीज में ही फंस गए होंगे, आगे आपने कंसेप्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दी होगी। वो क्या करेगा? कहेगा स्पाउस ऑफ मैनेजर इज डायरेक्टर। अब बोलो, आप कहेंगे स्पाउस डिस्क्वालीफाइड है? क्लास में हंस के याद किया था हमने, है? तो स्पाउस पूरा कंसेप्ट, स्पाउस ऑफ मैनेजर इज डायरेक्टर पॉइंट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। फिर कहेगा स्पाउस ऑफ पार्टनर इज मैनेजर, अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किस लिए है? स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। फिर कहेगा सिस्टर ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ स्पाउस के लिए है। आपको बताया क्वेश्चन में 2 चीजों का ध्यान रखना है जिस पे आप मार खाएंगे। मार खाएंगे किन चीजों के ऊपर? एक टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर और एक रिलेटिव्स के रिलेशनशिप के ऊपर। एक टाइप ऑफ के एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं? कहां पे एसोसिएटेड कंपनी था, कहां पे होल्डिंग सब्सिडियरी था, कहां पे स्पाउस था, कहां पे माइनर चाइल्ड था। ठीक है, ये कलाई मखलूक है। आगे चलो। चीफ एग्जेक्टिव। अच्छा, लॉ में आपने ये पढ़ा कि चीफ एग्जेक्टिव भी डायरेक्टर होता है। क्वेश्चन में उसने कहा, क्वेश्चन स्पाउस ऑफ पार्टनर इज चीफ एग्जेक्टिव। स्टूडेंट कहने लगे सर ये तो आपने कहा था डायरेक्टर, तो भाई लॉ ने कहा है चीफ एग्जेक्टिव। तो अगर स्पाउस ऑफ पार्टनर इज चीफ एग्जेक्टिव, अपॉइंटमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कुछ समझ आई? ये भी बताइए, ठीक है। फिर आगे चलना है। बॉडी कॉर्पोरेट, लॉ में पढ़ा होगा आपने, बॉडी कॉर्पोरेट का होता है कंपनी। पाकिस्तान में अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे कर सकते हैं, पार्टनरशिप के तौर पे कर सकते हैं, कंपनी के तौर पे कर सकते हैं, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे। अच्छा मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन में वो कभी नहीं बताएगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? नाम के एक लफ्ज से, लफ्ज लिमिटेड से, लफ्ज कंपनी से नहीं, लिमिटेड। आपने शायद एक ऑडिटर का नाम सुना होगा, AF फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? क्यों? बॉडी का नाम में लफ्ज कंपनी आ रहा है,
हाँ, लफज से पता, नाम से पता चलेगा कंपनी है कि नहीं, लेकिन नाम के किस लफज से पता चलेगा? लिमिटेड से, लफज कंपनी से नहीं। ठीक है, नाम में लफज कंपनी, आपने लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी के लिए एंड पे लफज लिमिटेड लिखना जरूरी है। तो कंपनी, अब आप कहेंगे सर उसने लिखा हुआ है कंपनी थी, तो ये ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकती, आपने क्वेश्चन में लिखा, सोल्यूशन में लिखा, हो सकती है। मैं कहा कहाँ लिखा है कंपनी है? सर देखो उसके नाम में लफज कंपनी आ रहा है। तो भाई इससे नहीं पता चलेगा, किस लफज से पता चलेगा? लिमिटेड से। क्लियर? फिर इसके बाद अगर किसी पर्सन ने गारंटी दी हो, अगर किसी पर्सन ने, अच्छा अगर आपने बैंक से लोन लिया हो, उस बैंक का ऑडिट कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर टेक्सटाइल कंपनी से लोन लिया हो, अच्छा अगर टेक्सटाइल कंपनी को गारंटी दी हो, लोन नहीं लिया गारंटी दी है, ये आपको, आपने पढ़ा होगा लॉ में, सॉरी अकाउंटिंग में, कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसकी एग्जांपल होती है गारंटीज देन। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने फैसल बैंक से लोन लिया, ठीक है, मैं फैसल बैंक का देनदार हूं। दूसरा, मैंने फैसल बैंक से लोन नहीं लिया, लोन ये भाई ने लिया, इन भाई ने लिया लोन, मैंने गारंटी दी कि अगर ये लोन वापस नहीं करेगा मैं पैसे दे दूंगा, फैसल बैंक से कहा। अकाउंटिंग ये कहती है कि मैं देनदार नहीं हूं अभी। लॉ ये कहता है कि चूंकि आप किसी भी वक्त देनदार बन सकते हैं, जिस दिन इसने डिफॉल्ट किया लायबिलिटी मेरे पे शिफ्ट हो जाएगी, इसीलिए हम गारंटी देने को भी ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन लगा देते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो आपने गारंटी दी हो किसी बंदे की, उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट के दौरान में बंदा डिफॉल्ट करे, आप इंडेटेड हो जाएं, आप इंडेटेड हो गए तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो फिर सारा काम जाया हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि स्टार्ट में ही आपकी अपॉइंटमेंट ना हो अगर आपने गारंटी दी है, क्योंकि हर वक्त सर पे तलवार लटकती रहेगी कि किस वक्त दूसरे बंदे ने डिफॉल्ट किया, आपको पैसे देने पड़ गए। तो अगर इंडेटेड पे तो डिस्क्वालिफिकेशन है ही है। अगर आपने लोन नहीं, किसी और ने लोन लिया, आपने गारंटी दी, इसके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर? फिर इसके बाद, अच्छा ये जो 3-4 है ना, ये 3-4 ये सिर्फ रट्टे की हद तक है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं भी किसी केस स्टडी में पूछ ले। बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सेल परचेज, बिजनेस ट्रांजैक्शन करना, सेल परचेज करना। हम पेल के ऑडिटर पॉइंट हुए, क्या पेल से एसी खरीद सकते हैं? अगर हम एसी खरीदते हैं तो ये बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है। बिजनेस रिलेशनशिप से पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगेन वही चीज, अनलेस की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो। अब चूंकि पेल वालों की ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है, अगर हम पेल से अपने ऑफिस के लिए 10 एसी खरीदते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई और कंपनी, शुगर इंडस्ट्री कंपनी हमें 10 एसी खरीद के देती है, तो फिर ये बिजनेस रिलेशनशिप और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। करिए। फिर कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, अगर पिछले 10 साल में किसी बंदे के ऊपर फ्रॉड साबित हुआ है तो वो भी ऑडिटर अपॉइंट, और अगर 10 साल पहले फिर हो सकता है। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा अगर कोड ऑफ एथिक्स में भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो भी अप्लाई होगी। ये 100% रटे वाली बात है। रुक के मुझे बताइए डिस्क्वालिफिकेशन, एक नजर देख लीजिए सारी एग्जांपल्स को, मुझे बताइए आपको क्लियर है कि नहीं। खास तौर पे पहली 6 में तो एक दफा पढ़ ले, देख लें, क्वेश्चन आपके लेता हूं, एक दफा देख लें। जी अब पूछे क्वेश्चन 1 बाय 1 जी। ये होल्डिंग, ये भी मैंने एक्सप्लेन करना है आपको, ये होल्डिंग सब्सिडी वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने एक्सप्लेन करना है आपको। इसके अलावा अगर बैंक से हमने लोन लिया है वो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, अगर बाकी के टर्म्स एंड कंडीशन भी सेम है। सम पेएबल टू क्रेडिट कार्ड इशूअर, क्रेडिट कार्ड इशूअर पाकिस्तान में नॉर्मली बैंक ही होते हैं, ठीक है। अगर बैंक से हमने क्रेडिट कार्ड लिया, वो क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में फर्क तो पता होगा। डेबिट कार्ड का मतलब है आपने पैसे बैंक में जमा करवाए वही निकलवा रहे हैं,
क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपने पैसे बैंक में जमा लेके निकलवा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक लोन होता है। अगर उस लोन की अमाउंट 1 मिलियन तक है ना, तो लॉ उसे कहता है ओके है, उसे ऑर्डिनरी समझता है, यानी वो कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 1 मिलियन से ज्यादा हो जाए अमाउंट, तो लॉ कहता है नहीं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। इस सूरत में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, और अगर वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चलिए जी 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 देखें, इसमें अगर गारंटी की वही बात, बिजनेस किसकी बात, गारंटी की बात, अगर आपने बैंक को गारंटी दिया और पे करना पड़ जाता है, और बैंक का चूंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उस सूरत में फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। आपको याद रखिए, इंडेप्टेड के केस में और बिजनेस रिलेशनशिप के केस में खास तौर पे ये देखना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। और वो नॉर्मली इसमें तो चेक टेस्ट नहीं करता, इसको टेस्ट नहीं करता, इसको टेस्ट कर देता है कि बैंक से लोन लिया बताइए क्या होगा। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट जो है ना, जिस चीज से मार खाते हैं वो ये समझते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड भी तो लोन ही है, तो अगर 15 लाख हो भी गया है क्रेडिट कार्ड के ऊपर आउटस्टैंडिंग और 15 लाख हो, तो बैंक का तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो याद रखें, हम सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि उसकी अमाउंट और टर्म्स एंड कंडीशन को भी सामने रखते हैं ऑर्डिनरी के बारे में डिसाइड करने के लिए। तो लॉ ने जब कह दिया कि 1 मिलियन से नीचे इंडेटेड नहीं होगा, ऊपर होगा, तो फिर इसका मतलब 1 मिलियन से ऊपर अमाउंट होगी तो इंडेटेड होगा। हाँ जी, अच्छा, ये जो हमने जितना भी क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं ना, ये होगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे भी, यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से एजीएम में अपॉइंटमेंट होती है, उस दिन भी, उस दिन तो देखना ही उसके बाद थ्रू आउट द पीरियड भी देखना है। ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी अप्लाई होता है, और अपॉइंटमेंट के बाद भी थ्रू आउट द पीरियड भी अप्लाई होता है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। तो हमने जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रही है यानी एजीएम के डेट पे देखेंगे कि पिछले 3 सालों में बंदा एम्प्लॉय तो नहीं रहा। अगर कोई पर्सन पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय रहा है तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। और कोई क्वेश्चन? ऑडिटर की टीम में से किसी ने फ्रॉड किया हो, मैंने कल के लेक्चर में लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोड ऑफ एथिक्स के दरमियान में सबसे बड़ा फर्क बताया था। एक मिनट है, वो फर्क क्या था? लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोड ऑफ एथिक्स में सबसे बड़ा फर्क बताया था। एक फर्क ये था कि लॉ में आपने अपनी साइंस नहीं लगानी, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी, एथिक्स में कॉमन सेंस चलती है। एक और भी फर्क था भाई, लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होती है, एथिकल रिक्वायरमेंट सारी टीम पे अप्लाई होती है। तो भाई कह रहे हैं सर अगर टीम में से किसी बंदे में ये डिस्क्वालिफिकेशन हो, पार्टनर पे नहीं टीम में से, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, लीगल कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स और एथिकल रिक्वायरमेंट्स दोनों याद करनी है, लेकिन जब प्रैक्टिस में जाएंगे आप आर्टिकल्स में, आपके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स इतनी अहम नहीं है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा अहम है। क्यों भला? लीगल रिक्वायरमेंट्स आप पे अप्लाई नहीं होती, हाँ जी आप तो टीम मेंबर है, लेकिन एथिकल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। लॉ की वायलेशन करेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा, एथिक्स की वायलेशन करेंगे आपके खिलाफ केस बन सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में आपकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स वाला चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। बाद में जब ये कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आई क्या भी एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाद में आप कहेंगे सर हमें तो कोड पता ही नहीं था, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है कि हम क्लाइंट से गिफ्ट नहीं ले सकते, हमने तो ये पढ़ा था गिफ्ट लेना अच्छी बात है, हैं? हाँ जी, हाँ हमने पढ़ा था बढ़ा, तो हाँ जी ऑडिट में नहीं चलेगा जी। लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाइज ऑन ऑल पार्टनर, तो क्लब के एक चीज लिखवाई थी आपको, एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो अगर एक पार्टनर भी इस डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया, सारी फर्म फारिग है, सारी फर्म फारिग है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी नहीं, पार्टनर के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, बाकी की जो जूनियर टीम मेंबर है ना, जैसे मैनेजर, जैसे सीनियर मैनेजर, जैसे आप, इनके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होती। हाँ जी, अगर एक पार्टनर क्वालिफाइड है और दूसरा डिस्क्वालिफाइड है, तो जो क्वालिफाइड है वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको केस स्टडी, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, वो नो प्रॉब्लम, केस स्टडी में सारे डिस्कस हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं डिस्कस होंगे तो बाद में पूछ लीजिएगा, भाई हाजिर है आपके, आता हूँ मैं इंशाल्लाह। हाँ
2 हफ्ते में एक छुट्टी करता हूँ मैं। हाँ, एक शुभ मुहूर्त निकाल के, वरना मैं कोशिश होती है मैं बाकी रोज आऊं, तो इंशाल्लाह कल भी आऊंगा, परसों भी हाजिर हूंगा, पूछ लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देता। इसी तरह अगर आप एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड है। अगर आप एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है, उसकी होल्डिंग के लिए, उसकी सब्सिडरी के लिए, उसकी होल्डिंग की अदर सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड उसकी, और आपने एग्जाम में केस स्टडी को सॉल्व करते हुए गौर से देखना है, शेयर होल्डिंग वाले में उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, एसोसिएटेड, और बाकी की प्रोविजंस के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया, होल्डिंग सब्सिडरी। ये फर्क जहन में रखना है। क्वेश्चन में उसने कहा एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, आप कंपनी ए के लिए डिस्क्वालिफाइड तो बी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। स्टूडेंट कहने लगा यस बी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। मैंने कहा वो क्या, कहता सर एसोसिएटेड है, कॉमन डायरेक्टर खुद ही तो बताया था, कॉमन डायरेक्टर तो दोनों कंपनी एसोसिएटेड होती है। मैंने कहा ये तो बताया था, फिर कहेगा सर जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो उसकी एसोसिएटेड कंपनी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। मैंने कहा ये कौन बता गया, ये तो मैंने नहीं बताया, मैंने तो ये बताया था वो तो शेयर होल्डिंग के लिए एसोसिएटेड का लफ्ज है, मैं तो बताया जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो उसकी होल्डिंग सब्सिडी के लिए भी। तो स्टूडेंट कहेगा सर एक ही बात है, तो वो लफ्ज मुश्किल थे कि एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो उसकी होल्डिंग के लिए भी, सब्सिडरी के लिए भी, होल्डिंग की अदर सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। तो मैंने आसान लफ्ज एसोसिएटेड कंपनी बना लिया, तो ये भी एसोसिएटेड कंपनी नहीं होते भाई, होल्डिंग सब्सिडी भी एसोसिएटेड कंपनी होते हैं, लेकिन लफ्ज एसोसिएटेड कंपनी में और होल्डिंग सब्सिडी में फर्क है, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। तो डिस्क्वालिफिकेशन में एसोसिएटेड का लफ्ज किसके साथ इस्तेमाल हुआ है, आपने भी उसी के साथ इस्तेमाल करना है, और होल्डिंग सब्सिडरी का बाकी के लिए आपने भी उसी के साथ इस्तेमाल करना है। एसोसिएटेड को नीचे नहीं फिट करना, होल्डिंग सब्सिडरी ऊपर नहीं। जो कंसेप्ट जिधर है जी, डिफरेंस की लॉजिक बता दूं। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल के विदाउट एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ, तो भी केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी सारी एग्जांपल्स ही हैं, नहीं एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल्स ही हैं। एग्जांपल तो आपके तजस्सुस को देख के, बेचैनी को देख के मुझे लग रहा है अगर आपको आज ही अभी क्लास में 2 केस स्टडी ना करवाएं तो कलप ना शुरू हो जाए। तो अभी हाँ, आपने एक काम करना है, 2 मिनट की ब्रेक है, इस 2 मिनट में आपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इन दोनों की क्विक रीडिंग करनी है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, पॉज कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं केस स्टडीज की तरफ। हमने कंसेप्ट जितने भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो सारे सीख लिए हैं, अब इनकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। दरमियान में अगर कोई नया कंसेप्ट आया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने खास तौर पे अप्रोच को सीखना है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन केस स्टडी सॉल्व ना हो ये बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन आपको अप्रोच ही नहीं पता किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, वो बड़ा इशू है। इसका मतलब अप्रोच अगर क्लियर नहीं है ना तो आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर अप्रोच क्लियर है लेकिन कोई केस स्टडी में एक आधा कंसेप्ट ऐसा है जो आपका स्ट्रांग नहीं है तो वो बड़ा मसला नहीं है, मसला वो भी, लेकिन वो छोटा मसला है, क्योंकि उसका इफेक्ट सिर्फ एक आधी पार्ट के ऊपर होगा, बाकी के पार्ट आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हमने केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में सुन लीजिए। हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी ऑफ, कौन सी केस स्टडी, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्या अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट समझा दिया आपको कि कौन अपॉइंट करेगा, कब करेगा? क्वालिफिकेशन बता दिया, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन का क्या, डिस्क्वालिफिकेशन खास तौर पे ये बता दिया। तो इसका मतलब केस स्टडी लाजमी नहीं सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन से आए, वो क्वालिफिकेशन का कंसेप्ट भी पूछ सकता है, अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट भी पूछ सकता है, ज्यादातर डिस्क्वालिफिकेशन का पूछता है, लेकिन क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट का भी पूछ सकता है। अब आइए स्टडी करते हैं कि हमने किस तरीके। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द केस, ये आपको अपेंडिक्स है ना आपके पास, हाँ शाबाश। अब थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा भाई। ये चैप्टर 6 कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी है, और याद रखिएगा ये केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है, इसमें मैं हर केस स्टडी वाला चैप्टर जो होगा उसमें अप्रोच बताऊंगा। ये अप्रोच आईकैब की बुक में नहीं लिखी हुई, खासतौर पे जो स्टूडेंट आईकैब की बुक को यूज कर रहे हैं
और ऑनलाइन वाले खास तौर पे, ये इंश्योर कर लीजिए कि आप इस अप्रोच को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई रेफरेंस आपको ICAP की बुक में नहीं मिलेगा। ये हमने थोड़ा केस को सॉल्व करते हुए उसकी क्लासिफिकेशन करके, एग्जामिनर कमेंट्स देखे, डेसिशन देखे, मार्किंग स्कीम देखी, उन सारी चीजों को सामने रख के फिर एक अप्रोच डेवलप की है। पसंद आए इसको फॉलो करें, ना पसंद आए तो फिर कोई भी अप्रोच फॉलो करे, वो उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, पास पेपर का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मेरी जिम्मेदारी है, हाँ भाई जिम्मेदार। लेकिन इस अप्रोच को फॉलो नहीं किया फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कंसेप्ट मैं आपको फिर भी बता दूंगा कि इस केस स्टडी में कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन वो सॉल्व आपसे क्यों नहीं हो रहा वो जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द केस। स्ट्रक्चर ऑफ द केस का मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ये चैप्टर 6 की केस स्टडी है, ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर की केस स्टडी है? पैसे, हाँ, रिक्वायरमेंट से, स्ट्रक्चर ऑफ द केस से इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपको प्रेजेंट की जा रही है। अभी तक तो आपको सिर्फ रिपोर्ट की केस स्टडी करवाई थी, आपको पता था जो भी केस स्टडी आएगी रिपोर्ट की होगी। आज के बाद चूंकि हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी भी सीख ली, तो हर केस स्टडी को पढ़ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये रिपोर्ट वाली है कि ये हर केस स्टडी की अपनी पहचान है। केस स्टडी खुद बता देती है कि मैं किस चैप्टर की हूं, केस स्टडी खुद बता देती है मैं कहां से आई हूं। वो हकीम लुकमान के बारे में आपने सुना ना, और जड़ी बूटियां उसे खुद बता देती थी हम किसी बीमारी का इलाज है, तजर्बा था। वो बोल के तो नहीं बताती होंगी, ये तो मुहावरा बना हुआ है, यानी वो देख के उनका रंग वगैरह देख के किस इलाके में चाल चलन, उनका नाम, वालदा का नाम, फिर कुंडली बनाता था उनके, उसे पता चलता था उसे किस बीमारी का इलाज। नहीं, शुभ मुहूर्त तो किसी और काम के लिए निकाला जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द केस का मतलब है कि केस एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट हुआ। सुन ले क्या कहता है, कहता है यू मे बी गिवन डिफरेंट शॉर्ट सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट्स विल बी टू कमेंट ऑन अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन और इंडिपेंडेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर इन दिस सिचुएशन। आपको 3-4 सिचुएशन छोटी छोटी दी गई होंगी और कहा गया होगा कमेंट करो ऑर्डर की अपॉइंटमेंट के ऊपर, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर। जैसे ही और आपको पता चले, इसका मतलब ये हुआ जिस तरह रिपोर्ट के क्वेश्चन में 2, 3 या 4 सब पार्ट्स आ जाते थे, उसी तरह मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स वाली केस स्टडी होगी इसके भी उसने छोटे पार्ट्स बताए होंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट में आपने खास तौर पे देखना है कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर का वर्ड यूज कर रहा है कि नहीं। जैसे ही स्टैट्यूटरी ऑर्डर का वर्ड आपको मिल जाए, समझ ले किस चैप्टर की केस स्टडी है, चैप्टर 6। अच्छा, समझ लग गई, चैप्टर 6 की केस स्टडी है। अप्रोच क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले डिसाइड करना है क्या कि ये सिचुएशन लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या। आपको बताया था इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स 2 जगह पे लिखी हुई है, लीगल में और एथिकल में। तो एग्जाम में आपने सबसे पहले ये देखना है, भाई अभी डिस्ट्रीब्यूशन ना करें, एग्जाम में सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा है, मैंने इसका आंसर लीगल रिक्वायरमेंट से देना है कि एथिकल, क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी डिस्कस हुई हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में भी डिस्कस हुई हैं। बहुत सी सिचुएशन है जो कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुई हैं, कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुई हैं। अगर एक सिचुएशन ऐसी है जो दोनों जगह पे डिस्कस हुई है, क्वेश्चन में उसने कहा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करो, आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कर दिया 0। क्वेश्चन में कहा लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करो, आपने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक कर दिया 0। इसीलिए रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना बहुत अहम चीज है, सबसे अहम चीज है एग्जाम में रिक्वायरमेंट्स को। तो सबसे पहले डिसाइड करें कि आपका जो क्वेश्चन आया है, आपने जो सॉल्यूशन बनाया, लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। लीगल रिक्वायरमेंट है कि कैसे पता चलेगा लीगल के रिक्वायरमेंट? अभी तो बहुत आसान है, आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स के होंगे, एथिकल किया ही नहीं। लेकिन जब एथिकल कर लेंगे उस वक्त मसला आएगा। कौन सा? तो उस वक्त के लिए पहचान बता रहा हूं। आपने क्वेश्चन में देखना है, अगर वर्ड लिखा है कंपनीज एक्ट, अगर वर्ड लिखा है लीगल, अगर वर्ड लिखा है स्टैट्यूटरी, तो लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन। अगर वर्ड लिखा है कोड ऑफ एथिक्स, अगर वर्ड लिखा है एथिकल, अगर वर्ड लिखा है थ्रेट सेफगार्ड, एथिकल पर भी पहचान लेंगे। लीगल कौन कौन से लफ्ज होंगे तो हमें पता चलेगा लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, कौन से लफ्ज होंगे तो पता चलेगा एथिकल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम डिसाइड कर चुके हैं, फर्ज कीजिए कि लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, आगे चले जी। इफ क्वेश्चन रिलेट्स टू लीगल रिक्वायरमेंट, अच्छा इफ क्वेश्चन रिलेट्स टू एथिकल रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको नहीं समझा रहा, वो तो एथिक्स वाले चैप्टर में सीखेंगे ना। अगर क्वेश्चन लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या करना है? देयर मे बी 3 इश्यूज इन द केस,
केस में 3 इश्यूज होंगे, हो सकते हैं मैक्सिमम, एक अपॉइंटमेंट का, एक क्वालिफिकेशन का, एक डिसक्वालिफिकेशन का। कसम है आपको, शपथ है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई आपको चलते चलते एक लगाए, आप बदले में भी उसको एक इंसाफ का एक ही लगाएंगे ना? दो नहीं, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इररेलेवेंट। अगर 2 लगाए तो इंसाफ का तकाजा क्या है? 2 लगाएं। 3 गए तो उसी तरह एग्जाम में अगर उसने एक ही केस स्टडी के अंदर अपॉइंटमेंट का मसला भी डाल दिया, क्वालिफिकेशन का मसला भी डाल दिया, अगर सिर्फ अपॉइंटमेंट का मसला डाला, उसी को आंसर 1 लगा दिया। अगर अपॉइंटमेंट के साथ क्वालिफिकेशन भी, और अगर क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन भी, 3 लगानी है। अच्छा क्योंकि देखिए जितने दाव पेज से वो आएगा ना, हमने भी उसको उतने एंगल से जवाब देना है। वो एक तरफ से आए, एक तरफ से जवाब देंगे, 2 तरफ से आए, 2 तरफ से जवाब देंगे, 3 तरफ से आए, 3 तरफ नॉर्मली, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 2 तरफ से आए क्वेश्चन में। अब सुने, आपने बताना स्टूडेंट फेल क्यों हुआ। क्वेश्चन आया, उसने कहा कि स्पाउस के पास शेयर्स हैं, और उसने कहा स्पाउस डायरेक्टर भी है। स्टूडेंट ने कहा सर डायरेक्टर की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, तो मैंने लिख दिया अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। मैंने कहा शेयर होल्डिंग की, कहता सर जब अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकते तो फिर शेयर होल्डिंग की बात करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इधर जो मर्जी कर ले, वो चूंकि इधर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, इधर जो मर्जी कर ले, तो उससे फर्क तो है, तो डिस्क्वालिफाइड। एग्जाम स्टेटस फेल, बताइए क्यों भाई? कैसे केस स्टडी प्रैक्टिकली उसकी बात ठीक थी, लेकिन एग्जाम की केस स्टडी सॉल्व करने का कुछ असूल होता है जो आपको रट्टे लगा के समझ नहीं आएगा, जो आपको किताब पढ़ के समझ नहीं आएगा। वो कोई ऐसा बंदा ही आपको सिखाएगा जिसने पिछले 10-15 साल की केस स्टडी सॉल्व की हैं, जिसने थोड़ी तारीफ तो करना था ना। अच्छा नहीं, तो आपको पता चलेगा केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है। खुद से केस स्टडी सॉल्व करनी नहीं आती मेरे भाई, पहले किसी से सिलने ज़बानी कलामी। अच्छा केस स्टडी फिर भी नहीं आएगी, जब ऑडिट का एक असूल याद रखे, एक असूल, ऑडिट पढ़ने से नहीं करने से आता है। और जब हम कहते हैं ना ऑडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? ऑडिट पढ़ने से नहीं करने से आएगा। सारी किताब एक एक लफ्ज रटा लगा ले, गारंटी है पास नहीं होंगे। किताब के एक एक लफ्ज का रटा लगा ले, गारंटी है पास। जब तक पास पेपर के क्वेश्चन, जब तक केस स्टडी रिटन फॉर्म में नहीं करेंगे, जब तक पास पेपर के केस स्टडीज, पास पेपर के क्वेश्चन रिटन फॉर्म में नहीं करेंगे, जितना मर्जी रटा लगा ले नहीं पास होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में 2 मसले डाले, हमने दोनों का सोल्यूशन बताना है। 3 मसले डाले, तीनों का सोल्यूशन बताना है। एक मसला आया, उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो ये बात समझ आ गई। इफ अपॉइंटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट ऑन मोर देन 1 ग्राउंड, तो सारे ग्राउंड्स को उसको जवाब देना है, कवर बोथ ग्राउंड्स 1 by 1। ज्यादातर चूंकि 2 पूछ रहा है, वरना 3 अगर मसले डाले क्वेश्चन में, तीनों का आंसर करना है। किसे पता, हमें शेयर होल्डिंग वाली प्रोविजन भी आती है, हमें एम्प्लॉयमेंट वाली प्रोविजन भी आती है, हमें इंडेटेडनेस वाली प्रोविजन भी आती है। Whatever is the case, do not reproduce। हाँ, प्रोविजन लॉ में आपने सीखा होगा असूल क्या, कि पहले लीगल प्रोविजन डालो, फिर उसके बाद सेम पे। ऑडिट के पेपर में लीगल प्रोविजन कभी भी नहीं लिखनी, नॉर्मली नहीं लिखनी। इसके रीजन पता क्यों है? क्योंकि इसके मार्क्स कम होते हैं, 2-3 नंबर का क्वेश्चन होता है। हाँ, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन 5-6 नंबर का है, फिर आप लिख, लेकिन याद रखें, मेरा सजेशन आपको यही है मेरी, कि कभी भी रेलिवेंट, क्योंकि हम जो बेसिस ऑफ डिसीजन में जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा ना, उसमें रेलिवेंट लीगल प्रोविजन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, मैं आपको खुद बता दूं। तो इसीलिए ऑडिट लॉ में तो हालांकि हम केस स्टडी सॉल्व करने से पहले लीगल प्रोविजन लिखते थे, ऑडिट में नहीं लिखने। ठीक है, क्योंकि 2-3 नंबर के लिए। ठीक है, आगे समझ आ गई ये बात। केस स्टडी पहचान लेंगे, आगे चले। सबसे पहले ऊपर थोड़ा और नहीं बस वापस आ जाए। हाँ, रिक्वायरमेंट ऊपर है, मैं देखना चाहता रिक्वायरमेंट किधर, नीचे तो नहीं, ऊपर ही। रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताना है आपने, ये लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, एथिकल का है, के रिपोर्ट का क्वेश्चन है। 1 मिनट ठहरिए, ये भाई रिप्रेजेंटेटिव आप जी भैया बताइए, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक है? ऑडिट रिपोर्ट का है, लीगल रिक्वायरमेंट का, कि एथिकल का? लीगल कैसे पता चला?
क्योंकि उस, हाँ शाबाश, कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, क्लियरली पता चल गया, ठीक है। एक्सटर्नल आइडिया को इतना क्रिटिकल वर्ड नहीं है, वो कोड ऑफ एथिक्स में भी यूज होता है। हाँ, तो कंपनीज एक्ट के लफ्ज से क्लियर, इसको फिर अंडरलाइन कर लें। कंफर्म हो गया अभी ये रिपोर्ट का क्वेश्चन। रिपोर्ट के क्वेश्चन में नॉर्मल रिक्वायरमेंट में क्या लफ्ज होता है? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। कंपनीज एक्ट, अब सुने, फारूक हैंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट has received an offer to be appointed as external auditor of Ibrahim Gas Company. The firm is indebted to the company as it has not paid last 2 months bill amounting to ₹4860. अच्छा, मैंने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखनी, 2 चीजें लिखनी है, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। डिसीजन क्या है? मेरा डिसीजन, अब सुने मेरा डिसीजन, मेरा क्वेश्चन, आपने मुझे बताना है मैं फेल क्यों हुआ। मेरा डिसीजन, Farouk and Company Chartered Accountants cannot be appointed as statutory auditor of Ibrahim, पहले पूरा बोलने दे, कल्पने दे मुझे, और रीजन तो सुन लें। Cannot be appointed as auditor of Ibrahim Gas Company because it is a body corporate. क्यों? कंपनी आ तो रहा है, लिमिटेड, शाबाश, ठीक है, चले चेंज। मेरा डिसीजन, Farouk and Company cannot be appointed as statutory auditor of Ibrahim Gas Company because firm is indebted to the company. इंडेटेड नहीं है, क्यों नहीं है? टर्म्स है, हाँ, उसमें उसने कहा था 90 डेज से कम अगर यूटिलिटी बिल पेबल होगा, इंडेटेड नहीं। अब सही आंसर सुने, सही आंसर, पहले डिसीजन लिखना है क्या? फारूक हैंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ इब्राहिम गैस कंपनी, ये डिसीजन है। फारूक हैंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ इब्राहिम गैस कंपनी because sum payable to utility company is outstanding for less than 90 days या does not exceed 90 days। अच्छा, आपके सोल्यूशन में 90 डेज का रूल आना चाहिए, 2 months नहीं आना चाहिए। क्यों बोला? हाँ, 2 months से उसे पता नहीं चलेगा हमें लीगल प्रोविजन याद है कि नहीं, 90 डेज से उसे पता चल जाएगा हमें प्रोविजन कि 90 डेज से कम है तो इंडेटेड नहीं है। ज्यादा भाई ये पढ़ा हुआ था कि नहीं कि 90 डेज से कम अगर हो तो वो इंडेटेड नहीं होता, तो फर्म इंडेटेड नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चलें जी। हमें कैसे पता चलेगा इब्राहिम गैस कंपनी एक कंपनी है? तो कोई भी क्लाइंट है, इंडेटेड तो नहीं है ना। भाई नोट कर ले, हम उससे इसमें वर्ड लिमिटेड डाल देंगे, सही कह रहा है भाई, उससे गलती होगी। लेकिन एग्जाम में मुझे बताइए, क्वेश्चन को क्वेश्चन करना होता है हमने कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना होता है? तो क्वेश्चन को क्वेश्चन ना करें। बात आपकी ठीक है, इसमें लफ्ज लिमिटेड आना चाहिए था, ये क्वेश्चन बनाने वाले के में भी वहम गुमान में नहीं होगा। शाबाश, आगे चलते। बी, आफ्टर 70 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टर्स ऑफ रहमान लिमिटेड RL Rahman Limited decided to appoint Mr. Shahid as company statutory auditor. Mr. Shahid was employed by RL before he started his own practice. कौन से वाला क्राइटेरिया आ रहा है? डायरेक्ट एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉयमेंट वाला आ रहा है ना, डायरेक्ट एम्प्लॉय के इनडायरेक्ट। तो बताइए पिछले 3 साल में एम्प्लॉय है कि नहीं? अगर तो क्वेश्चन में उसने बताया कि पिछले 3 साल में एम्प्लॉय है तो हम कहेंगे डिस्क्वालीफाइड। अगर बताया कि 3 साल से पहले था हम कहेंगे क्वालिफाइड, और अगर नहीं बताया तो दोनों। तो कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है यहाँ पे? दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी चाहिए। 70 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कम, तो एम्प्लॉय इन 70 दिनों में रहा होगा ना। 70 डेज भूल गए ना 70 डेज। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ एक बात लिखनी है, क्या? अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? और फिर भूल गए एक और चीज। अच्छा मुझे बताइए, डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फर्स्ट ऑडिटर है, तो फर्स्ट ऑडिटर 90 डेज में डायरेक्टर अपॉइंट, तो अपॉइंटमेंट का तो कोई मसला नहीं है ना। बिल्कुल ठीक, ओके हो गया ये। आगे चलते हैं, ऊपर चले। सी, नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टर की, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, लेकिन एडिशनल पॉइंट होगा। सी, ABC सुना भाई मेरे। बी के बाद क्या आता है? डी
वो आपको एग्जांपल दी ना बिलियर्ड गेम वाली, बिलियर्ड गेम। बी के बाद सी आता है भाई। डायरेक्टर्स ऑफ फजल लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सईद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये तो नाम में कंपनी आ गया, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लिमिटेड से पता चलेगा, लफ्ज कंपनी से थोड़े पता चलेगा। डायरेक्टर ऑफ फजल लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सईद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो क्या मसला है? वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस होल्ड्स 1000 शेयर इन सब्सिडियरी ऑफ एफएल। ये तो सब्सिडियरी है, एसोसिएटेड तो नहीं है। हाँ, हर सब्सिडियरी एसोसिएटेड होती है, हर एसोसिएटेड सब्सिडियरी नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? अब सुनिए, अब मैं कैसे लिखूंगा? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं, सीधा सैयद एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ फजल, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फजल लिमिटेड, प्रोवाइडेड, पहली कंडीशन, इट डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग इन सब्सिडियरी ऑफ एफएल एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस शेयर होल्डिंग विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, यहां पे डायरेक्टर्स क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? क्या अपॉइंटमेंट में भी कोई मसला है? डायरेक्टर को नहीं ना करना चाहिए। पहले वाले में तो भाई, पहले वाले में तो क्लियरली बता दिया था। बस देखे, एक्सेप्शनल सिचुएशन जब तक क्वेश्चन में बताए ना तब तक अज्यूम नहीं करते हम। क्वेश्चन में नहीं बताया तो क्या एक्सेप्शनल सिचुएशन अज्यूम करें कि हो सकता है फर्स्ट डायरेक्टर हो सकता है कैजुअल वैकेंसी हो, या मिड टर्म रिपोर्ट। जब हमने अज्यूम करना है ना तो नॉर्मल सिचुएशन को अज्यूम करना होता है। तो इसीलिए इसमें डायरेक्टर वाला पॉइंट डिस्कस करना चाहिए कि अपॉइंटिंग करना चाहिए कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डायरेक्टर की नहीं, मेंबर की है। ये भी लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा नॉर्मल, मैंने कहा क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन, वो भाई कह रहे थे सर डायरेक्टर सही है, डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कैजुअल वैकेंसी हो। मैं कहा कहां लिखा कैजुअल वैकेंसी? नहीं लिखा। हाँ, कहां नहीं लिखा? बिल्कुल। अब देखे ना ये लिखा कैजुअल वैकेंसी है, ना ये लिखा कैजुअल वैकेंसी। हमें अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करें? नॉर्मल केस ही अज्यूम करना चाहिए ना। नॉर्मल केस कैजुअल वैकेंसी वाला है कि सब्सिक्वेंट वाला? पहुंचे? नहीं समझ आई? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हो सकता है वहां पे भी रिवाइज हो जाए। डायरेक्टर्स ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 4.5 million have appointed Mr. Daud to act as external auditor of company. Mr. Daud has been awarded a diploma in IFRS. अच्छा, ये एक जमाने में आईकैप ने डिप्लोमा इशू किया, ये स्टार्ट किया था प्रोग्राम, बाद में नहीं, अब आईसीएम वाले करवा रहे हैं। अब आईकैप नहीं करवा, मेरी अंडरस्टैंडिंग में आईकैप नहीं करवा रहा, आईसीएम वाले करवा रहे हैं, तो मैंने नहीं किया हुआ। बाय आईकैप एंड हैज कंप्लीटेड द मैंडेटरी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम लीडिंग फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आर्टिकल्स कर लिए, आईएफआरएस का डिप्लोमा भी कर लिया। सीए तो नहीं, शाबाश, सीए तो नहीं किया ना, पिक करके सीए। तो अब मैं क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मिस्टर दाऊद कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज अच्छा नहीं, पेड अप कैपिटल अगर 1.5 million होता तो फिर अपॉइंटमेंट हो जाती, फिर भी नहीं होती ना। तो मसला इसमें 4.5 million में नहीं है, मसला ये है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, बिकॉज मिस्टर दाऊद इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और बाय लॉ आपको पता है अगर 3 million से ज्यादा कैपिटल हो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। 10 है 3 कर लें, परेशान, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। 10 है 3 कर लें, आगे चलें। हाँ, इसमें भी डायरेक्टर वाली बात करते हैं कि अगर दाऊद चार्टर्ड अकाउंटेंट होता भी फिर भी नजम डायरेक्टर नहीं कर सकते थे, मेंबर को करना चाहिए। इतनी ज्यादा कंडीशन कि अगर फर्स्ट है या अगर ये है तो वो है तो वो नहीं। नंबर देखा कितने? 10। और कितनी स्टेशन है? 5। एक स्टेशन कितने नंबर? वो कितना को डिस्कस करेंगे उसको? 2-3 लाइनों से ज्यादा नहीं जाना हमने, हर केस में ऐसा होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। वो जो आपको बताया था ना उसमें मिस्टर ए हैज बीन अपॉइंटेड और हैज बीन रिअपॉइंटेड, उसका मतलब ये था मिस्टर ए का पहला ऑडिट है, और ये मतलब नहीं था कि कंपनी का पहला ऑडिट है। मिस्टर ए हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड,
इसका मतलब क्या है, मिस्टर ए का पहला ऑडिट है इनिशियल के कंपनी का। हम इनिशियल ऑडिट किसको कहते हैं, जो ऑडिटर का पहला होता है या जो कंपनी का पहला होता है। ई, all directors of Hussain Associates Private Limited are chartered accountants. The company has recently received offer for appointment as external auditor of Masood Private Limited, which has a paid up share capital of rupees 1 million. Hussain Associates Private Limited can be, cannot be, cannot be appointed as statutory auditor of Masood because it is a body corporate. It is a body corporate. बस इतना काफी है। कैसे पता चला बॉडी कॉर्पोरेट है, लिमिटेड से। भाई कुछ समझ आई। अच्छा अगर टाइम होता तो हम सेकंड भी डिस्कस, कोई बात नहीं, सेकंड कल डिस्कस कर लेंगे। और होम असाइनमेंट, होम भाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होम असाइनमेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शाबाश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको। किधर है, हो गई डिस्ट्रीब्यूट। होम असाइनमेंट वाले भाई के नाराज होके चले गए हैं, किधर है। हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दे, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी कर दे जल्दी। ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।